अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी सुनने वाले मेरे लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुरुउम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं आबाद होंगे, आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। इस वक़्त आप सब नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हैं नमल, नमरा अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नॉवल फ़ारिस ग़ाज़ी, ज़ुमर यूसुफ़ और हाशिम कारदार की कहानी। आइए शुरू करते हैं। ज़ुमर के लबों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट आई। अभी तो आप कह रहे थे कि आप दोनों ने इनकार किया था। बड़े अब्बा लम्हे भर को चुप रह गए। वो अब थोड़ी हथेली पे रखे दिलचस्पी से उनको देख रही थी। कितनी दफ़ा की गई ख्वाहिश ने उन्होंने दिल में दोहराई, काश इस लड़की को वकील न बनाया होता। अब देर हो गई है, इनकार मत कीजिएगा। आपकी मर्ज़ी के बरख़िलाफ़ इनकार किया अम्मी ने। आप सिर्फ़ उनके लिए मेरे दिल में कोई बुरा ख़्याल ना लाने को कह रहे थे, क्योंकि आप मुझसे डिस्कस किए बिना कभी इनकार न करते। तुम्हारी अम्मी ने अच्छा फैसला किया मेरे लिए। मुझे पता है, मुझे कोई शिकायत नहीं। बस ये जानना चाह रही थी कि क्या उन्होंने मेरा नाम लेकर इनकार किया था। वो रिमोट उठाकर अब टीवी की तरफ रुख करके बैठ गई। बड़े अब्बा हनूस तफक्कुर से उसे देख रहे थे। तुम्हें किसने बताया? हुनैन ने। उसके ख्याल में इनकार मैंने किया था। तुमने तस्दीक नहीं की? जब ख्यालात ज़हन में इतने रासिख हो चुके हों, तो महज अल्फाज से उनकी नफ़ी कर देने का क्या फ़ायदा? वो चैनल बदलते हुए घुंघरियाली लट उंगली पे लपेट रही थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि फ़ारिस शायद इतना भी बुरा नहीं, जितना मैं समझती थी। बड़े अब्बा ने चौंक कर उसे देखा। क्या कोई बात हुई है? कोई ख़ास नहीं। मैं फ़ारिस की केस फाइल्स पढ़ रही थी, ये देखने के लिए कि जज ने क्यों इसको बरी किया। मगर जज हक बजानिब था। कोई भी चीज़ उसको मुजरिम साबित नहीं करती। सरसरी से अंदाज में कहती वो रुक कर कोई हेडलाइन पढ़ने लगी। और तुम फिर भी उसको मुजरिम गर्दानती हो। हो सकता है मैं गलत हूँ। ये सब एक सेटअप हो। शायद। उसने हल्के से शाने उचकाए। बड़े अब्बा हैरत से उसे देखते रह गए। तुम्हारे ख्यालात इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। कोई और बात है ना? मैंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है अब्बा। वो मुजरिम है या नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब। मैं मज़ीद अपने दुखों और महरूमियों का कसूरवार उसे नहीं ठहराऊंगी। मैं सादी से दोबारा मिलने लगी हूँ। खानदान की तकरीबात में जाने लगी हूँ। आप यही चाहते थे। और अगला कदम। उसने गर्दन फेर कर उनको संजीदगी से देखा। आप कहेंगे कि मैं शादी कर लूं। मैं 4 साल से ये कह रहा हूँ। वो चंद लम्हे उनको तकती रही, फिर सारे इस बात में हिला दिया, नरमी से, अमन से। ओके, मैं कर लूंगी, जब आप कहें, जिससे आप कहें, लेकिन इस दफा मुझसे पूछे बगैर आप किसी को इनकार या इकरार नहीं करेंगे। और ये कहकर वो पुरसकून सी उठ आई। बड़े अब्बा शल से बैठे रह गए। कितनी देर तो उनका ज़ईफ़ दिमाग उलझता रहा। फिर बिलाखिर हैरत की धुंध छटी, उम्मीद की किरण छलकी। जुमर ने बहुत लंबे अरसे बाद से ही उनकी बात मान ली थी। सादी लोगों से सुलह उसके लिए खुशायंद साबित हुई थी। वो खुशगवार सी हैरत में घिरे हुए थे। समझ नहीं आ रही थी अपनी खुशी किससे शेयर करें। फिर जल्दी से फ़ोन उठाया। उन्हें नुदरत को बताना था। लफ्ज़ों को उसने झूठ सिखाया कुछ इस तरह, सारी अलामतों से मायने भी ले गया। इतवार की दोपहर कतरा कतरा पिघल रही थी। सुनहरी धूप ने नुदरत के रेस्टोरेंट की शीशे की दीवारों को चमका रखा था। नुदरत किचन में आस्तीन चढ़ाए मसरूफ सी खड़ी लड़कों को हिदायत दे रही थी। साथ ही चूल्हों पे पकते पकवानों को देख लेती। इन कामों के दौरान उन्होंने 2 फ़ोन अटेंड किए थे। एक शादी का कि वो फारिस के साथ घर पहुंच चुका है, जिस पे नुदरत ने खाना भिजवा दिया। खुद वो कस्टमर्स की वजह से जाने से कासिर थी। और दूसरा बड़े अब्बा का, वही पुरानी बात, जुमर की शादी। अलबत्ता अब के एक शय का इजाफा हुआ था। जुमर मान गई थी और अब वो चाहते थे कि नुदरत इस सिलसिले में उनकी मदद करे। नुदरत तब से यही सोच रही थी, रिश्तेदारों में कौन सी जगह बात चलाई जा सकती है। तभी काउंटर वाला जुनैद अंदर आया। आंटी। वो सब नुदरत को आंटी कहते थे। कोई मिसेस कारदार आई हैं, आपका पूछ रही हैं। मिसेस कारदार। ओहो।
वो जल्दी जल्दी हाथ धोकर कैप उतारती, दुपट्टा दुरुस्त करती बाहर आई तो शीशे की दीवार के साथ एक कुर्सी पे टांग जमाए सीधे पूरे बालों वाली जवाहरात बैठी थी। वो तेजी से उस तरफ आई। सॉरी, मैं बस किचन में लगी थी, आपको इंतजार करना पड़ा। वो इससे मिलकर खामखा शर्मिंदा हो रही थी। जवाहरात उसी तमकनत से बैठी मुस्कुराती रही। नेवी ब्लू लंबी कमीज और सफेद पैंट पहने वो बगैर मेकअप के भी काफी तरोताजा और जवान लगती थी। क्या आप घर गई थी? मुझे बताया होता, मैं उधर ही आ जाती। नुदरत सामने बैठते हुए मजीद फिक्रमंद होगी। मिसेस कारदार की अब वो क्या खाती करे, पहली दफा जो आई थी। मुझे कुछ बात करनी थी, उसके लिए यही जगह दुरुस्त थी। कहकर वो पहले इधर उधर की बातें करने लगी। शादी की जॉब, रेस्टोरेंट का नफा नुकसान, माली मसाइल। तभी जुनेद जूसीस ले आया। जवाहरात ने स्ट्रो लबों से छूकर घूंट पड़ा, फिर सीधी होकर मुस्कुराते हुए नुदरत को देखा। फारिस हम सब की कोशिशों से बाहर आ चुका है, आप यकीनन बहुत खुश होंगी। बात में सदाकत थी या नहीं, अंदाज ऐसा था कि नुदरत ने एहसान के बोझ तले सर तस्लीम खम किया। आपके साथ का शुक्रिया। अब आपको उसे नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाना होगा, दोबारा शादी, नई फैमिली वगैरह। अभी तो हिचकिचाई, अभी 2 हफ्ते तो हुए हैं उसे रिहा हुए। हाँ, मगर जरताशा की डेथ को तो 4 साल हो चुके हैं। फारिस मजबूत हिसाब का मालिक है, अब तक इस सदमे से निकल चुका होगा। ये तो है। आपको शायद अब शादी की फिक्र होगी। ओह, और ऐसा करते हुए आप अपने भाई को भूल गई। मुस्कुराकर स्ट्रो ग्लास में हिलाते हुए वो नरमी से टोक गई तो नुदरत को ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेरा। नहीं नहीं, फारिस की शादी मेरे जहन में थी। मैं बस चाहती थी कि वो जरा सेटल हो जाए और फिर वो मान भी जाए। वो तो मान जाएगा, कौन अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं करना चाहता। ओ आई सी, आपको यकीनन खानदान वालों की परेशानी होगी। सर इस बात में हलाते उसने एक और घूंट भरा। नुदरत की आंखें अचंभे से सिकुड़ी। खानदान वाले? वो तो फारिस को कातिल समझते हैं ना, वाइफ किलर। अच्छा, मगर लोगों का क्या है, वो तो जुमर की वजह से ऐसा समझते हैं। जुमर की अहमियत है खानदान में। उसने कहा कि ऐसा है तो ऐसा है, मगर आप फिक्र ना करें, किसी जुमर जैसी लड़की से फारिस की शादी करवा दे, सारा मसला हल। नजाकत से शाने उचकाकर वो स्ट्रॉ ग्लास में गोल गोल घुमा रही थी। मस्कारा लगी मुस्कुराती आंखें नुदरत के उलझे उलझे चेहरे पे जमी थी। जुमर जैसी लड़की? सामने की बात है नुदरत, लोगों ने जुमर की बात जुमर की क्रेडिबिलिटी की वजह से मानी। आप कोई इतनी ही आन बान और हैसियत वाली लड़की ढूंढे, लोगों को फारिस की बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। वो कहेंगे कि अगर फारिस बुरा था तो ये रिश्ता उसको क्यों मिलता। ऐसा ना किया तो कल रात फंक्शन की तरह आप कई साल लोगों को सिर्फ जवाब ही देती रहेंगी। नुसरत के चेहरे पे उदासी बिखरी। कल भी कितने लोगों ने सवाल किया था, फारिस क्या कभी दोबारा खानदान में सर उठाकर जी सकेगा। थोड़ी झुकाकर वो दिल गिरफ्तगी से बोली, पता नहीं लोगों को कब यकीन आएगा कि फारिस बेगुनाह था। इसीलिए तो कह रही हूँ, उसकी शादी और उसकी इज्जत दोनों का सोचें। नरमी से अंगूठियों वाला हाथ नुदरत के फरबई कुमलाए हुए हाथ पे रखा। नुदरत ने आंखें उठाकर तशक्कुर से उसको देखा। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, मौका देखकर फारिस से बात करती हूँ। अब आपको ही कुछ करके इसको खानदान वालों की नज़र में दोबारा सुरखरू करना है, क्योंकि अब जुमर तो एक एक लम्हे से नहीं कहेगी ना कि इसको फारिस की बेगुनाही का यकीन आ गया है। सरसरी सा कहते हुए वो मोबाइल निकाल कर मिस्ड कॉल्स चेक करने लगी। नुदरत ने बेहद चौंक कर उसे देखा। जुमन ने ऐसा कब कहा? ऐसा क्या मतलब? जवाहरात ने उल्टा हैरत से उनको देखा। जज ने उसको बरी कर दिया? जुमर कानून से वाकिफ है, वो भी कन्विंस हो गई है कि फारिस बेगुनाह है। मेरे पूछने पे उसने खुद इतराफ किया था। वो फारिस पे शक करने की वजह क्या रह जाती है? नुदरत ने आधी बात समझते हुए बाकी आधी पे उलझते सर हिला दिया। उनका ख्याल था जुमर अभी तक अपने बयान पे कायम है, मगर शायद वो बदल रही थी। जवाहरात ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी और मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। मुझे देर हो रही है। अरे, आप बैठे ना, जुनेद स्नैक्स ला ही रहा था।
وہ جلدی سے مڑ کر جنید کو پکارنے لگی، مگر جواہرات نے انہیں روک دیا۔ میں ڈائٹ پہ ہوں اور ریسٹورنٹس کے کھانے میں ویسے بھی نہیں کھاتی، تکلف نہ کریں۔ ندرت کا جوش مان پڑ گیا، خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس بات کو میرے اور آپ کے درمیان رہنا چاہیے۔ اگر فارس کو علم ہوا تو وہ میری ضد میں مانتے مانتے بھی انکار نہ کرتے۔ جی بالکل، ندرت سمجھ گئی تھی، اور اب وہ اسے کار تک چھوڑنے باہر جا رہی تھی۔ ذہن میں بہت سے سوالیہ نشان ابھر ابھر کر آ رہے تھے۔ زمر جیسی لڑکی، زمر جیسی۔ پتے کی بات بھی منہ سے نکل ہی جاتی ہے، کبھی بھی کوئی جھوٹی خبر سناتے ہوئے۔ دوپہر اب سپہر میں بدل رہی تھی۔ چھوٹے باغیچے والے گھر میں کھانا سیر ہو کر کھا چکنے کے بعد کی غنودہ فضا چھائی تھی۔ حنین لاؤنج میں ڈائجسٹ لے کر صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی اور سیم گول میز سے برتن اٹھاتے ہوئے خفگی سے کہہ رہا تھا، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو کٹو۔ مگر وہاں سن کون رہا تھا؟ فارس ہاتھ دھو کر ادھر آیا تو ہنا ہنوز رسالہ پڑھنے میں مگن تھی۔ دروازہ لوک کر لو، میں جا رہا ہوں، امی کو بتا دینا میں پھر آؤں گا۔ ہنا نے رسالہ رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ پورے آستین کی شرٹ اور جینز میں ملبوس فارس آنکھوں میں کافی اکتاہٹ لیے بات کرنے کے ساتھ کول بھی ملا رہا تھا۔ بھائی کہاں ہے ماموں؟ اپنے کمرے میں۔ وہ راہداری میں آگے بڑھتے ہوئے موبائل کان سے لگا رہا تھا۔ جس وقت وہ باہر نکلا اور حنین دروازہ بند کرنے لگی، فارس کے الفاظ سماعت میں پڑے۔ یار اسٹپنی کدھر ہو؟ اچھا سنو، ایک بندے کو چیک کر کے۔ دروازہ بند ہوا تو آواز کا راستہ رک گیا۔ وہ لوگ کر کے واپس آئی اور بھائی کے کمرے کے پاس رکی۔ ذرا ہچکچا کر بند دروازے کو دیکھا، پھر دستک دی۔ وہ جو کمپیوٹر چیئر پہ بیٹھا موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا چونک کر سر اٹھایا اور پھر موبائل رکھتے ہوئے مسکرایا۔ آؤ ہنا، میں تمہارے پاس ہی آنے لگا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا بھائی۔ انگلیاں مروڑتی حنین نے خشک ہوتے گلے کے ساتھ الفاظ جمع کرنے چاہے۔ کیسا لگے گا کہنا؟ میں چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور پھر میں نے ہاشم بھائی کو بلایا۔ دونوں فکروں میں سے کس فکرے پہ اس کا اعتبار ٹوٹے گا؟ ظاہر ہے پہلے۔ ہاشم کو کسی اور چیز کے لیے بلایا ہوتا تو خیر تھی، مگر چیٹنگ کیسے بتائے؟ ہاں بولو۔ وہ متوجہ ہو کر سن رہا تھا۔ حنین نے لب کھولے، پھر ایک دم خیال آیا۔ آپ میرے پاس کیوں آنے لگے تھے؟ وہ مجھے ایک کام تھا۔ کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی فلیش ڈرائیو اٹھائی، لبوں پہ زبان پھیری اور ہمت مجتمع کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا، پھیکا سا مسکرایا۔ یہ کچھ ڈاکومنٹس میں ڈیکرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر احتیاط سے تول تول کر الفاظ ادا کیے۔ یہ میری قابلیت سے اوپر کی چیز تھی، میں اس کو ٹھیک سے آپریٹ نہیں کر پایا اور فائل کرپٹ ہو گئی ہیں۔ کیا تم کسی طرح اسے ریکور کرنے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ حنین بنا پلک جھپکے چند ثانیے فلیش کو دیکھتی رہی، پھر نظریں اٹھائی، آنکھوں میں صدمہ اور خفگی در آئی تھی۔ ہنا پلیز، صرف تھوڑی سی ہیلپ کر دو۔ حنین کی گردن نفی میں ہلی، وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، شکوہ کناں آنکھیں بدستور سادی پہ جمی تھی۔ کسی کے ڈاکومنٹس کو آپ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا تعلق آپ کے آفس سے ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، مگر یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، اور میں ایسے کام نہیں کرتی۔ سعدی نے گہری سانس خارج کر کے آنکھیں بند کر لی، پھر کھولی تو وہ چوکھٹ تک پیچھے ہٹ چکی تھی۔ ہمارا مسیحا صرف ایک شخص ہوتا ہے اور وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ تم کبھی بھی اس فیز سے نہیں نکلو گی اگر تم اپنی خود مدد نہیں کرو گی۔ میں کسی فیز میں نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، پہلے جیسی۔ سعدی نے نفی میں سر ہلایا، فلیش رکھی، اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی تک ابرو بھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بدل گئی ہو۔ ایک وقت تھا تم ہمارے خاندان کا سب سے پورا اعتماد اور بولڈ بچہ تھی، اب تو تم نے خود کو بالکل عام لڑکیوں جیسا بنا لیا ہے۔ حنین کے چہرے پہ تاریک سایہ لہرایا، مگر وہ گردن کڑا کر بولی، میں نہیں بدلی، اور میں اس سب میں آپ کی مدد نہیں کروں گی، یہ غیر قانونی ہے۔ ہاں، سارے قانون دان میرے ہی خاندان میں پیدا ہونے تھے۔ وہ سوچ کر رہ گیا، کیونکہ حنا اب مڑ کر جا رہی تھی۔ اس کے کان سرخ تھے اور آنکھوں میں شدید بے بسی بھرا غصہ تھا۔ بھائی جانتا تھا وہ اب کمپیوٹر استعمال نہیں کرتی۔ اس نے 1.5 سال پہلے لاؤنج کی کمپیوٹر چیئر بھائی کے کمرے میں شفٹ کر دی تھی۔ کمپیوٹر اچھے نہیں ہوتے، اور اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ تو وہ کس طرح ایسی بات کہہ سکتا تھا؟ پتہ ہے
آج مجھے زمر نے کیا کہا۔ وہ جاتے جاتے رکی۔ یہ کہ انہیں ماموں کی بے گناہی کا یقین آ گیا ہے۔ وہ اپنے تمام الزامات واپس لیتی ہیں۔ وہ کہتے ہوئے خود بھی الجھا تھا، کچھ کھٹک رہا تھا۔ حنین جھٹکے سے واپس پلٹی۔ یہ پھپھو نے کہا؟ سعدی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حنین کے لب بھینچ گئے، آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ تو آپ نے آگے سے کیا کہا؟ میں کیا کہتا؟ کم از کم اتنا تو پوچھ سکتے تھے کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں۔ جھوٹ؟ سعدی کو دھچکا لگا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ اتنی جلدی اور اتنے آرام سے اپنا ذہن نہیں بدلتی۔ میں ان کو جانتی ہوں۔ زمر جھوٹ نہیں بولتی۔ اوکے، مگر وہ وکیل ہیں، انہوں نے الفاظ کا محتاط چناؤ کیا ہوگا۔ یقیناً وہ اداکاری کر رہی ہیں۔ تم تو اتنی جلدی ان کے بارے میں اتنی منفی کیوں ہو جاتی ہو حنا؟ کیا پتا ان کو واقعی اسے دکھ ہوا تھا۔ میں ان کو جانتی ہوں۔ وہ بغیر کسی وجہ کے اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ وہ ناگواری اور غصے سے کہتی باہر نکل گئی۔ سعدی نے افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ دونوں اس کو جتنی پیاری تھی اتنی ہی وہ ایک دوسرے سے دور تھی۔ وہ بے دلی سے واپس کرسی پہ ڈھہ سا گیا۔ 2 انگلیوں میں فلیش اٹھا کر دیکھی۔ آج 8واں دن تھا ناکامی کا۔ اب وہ کیا کرے؟ کیسے ثبوت لے کر فارس اور زمر کے پاس جائے؟ اس کے پاس انتقام اور انصاف کا ایک منصوبہ تھا، مگر اس کو فارس اور زمر کی مدد چاہیے تھی۔ اکیلی چونٹی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ باہر حنین بڑبڑاتی ہوئی واپس صوفے پہ دھپ آ بیٹھی۔ ایسے بیٹھتی ہو؟ لگتا ہے زلزلہ آ رہا ہے۔ قریب بیٹھے سیم نے رسالے سے سر نکال کر ناگواری سے تبصرہ کیا، مگر اس نے سنے بغیر ہوں سر جھٹکا۔ پھر ذہن کی رو بھٹک گئی۔ غصہ اداسی میں بدل گیا۔ سیم، ایک بات بتاؤ، اس نے کھوئے کھوئے لہجے سے پکارا۔ کیا میں واقعی بدل گئی ہوں؟ کب سے؟ وہ حیران ہوا۔ 1.5 سال پہلے سے۔ اس نے سوچا مگر سیم کو کیا بتائے۔ جب سے میں نے BA میں ایڈمیشن لیا ہے۔ وہ سوچنے لگا، نہیں تو اب بھی تم اتنا ہی کھاتی ہو، ویسے ہی مذاق کرتی ہو، میرے ساتھ اسی طرح لڑتی ہو، اور جب میرے دوست مجھے کچھ کہیں تو ان سے لڑنے بھی اسی طرح پہنچ جاتی ہو۔ تم تو ویسے ہی ہو۔ اچھا؟ وہ ہلکا سا ہنستی۔ سیم پہ تھوڑا سا پیار آیا، مگر ظاہر کیے بنا اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا اور ادھر ادھر ہاتھ مارا۔ رسالہ غائب۔ وہ حیرت اور پریشانی سے اٹھ کر ڈھونڈنے لگی، پھر چونک کر سیم کو دیکھا۔ تم ڈائجسٹ پڑھ رہے ہو؟ کس نے اجازت دی تمہیں؟ ہاں؟ لپک کر صوفے تلے سے جوتا اٹھایا۔ آنے دو آج امی کو، میں نے تمہارا حشر نہ کروایا تو دیکھنا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے اس پہ جھپٹتی سیم چھلانگ مار کر چوکھٹ تک گیا اور پھر آگے غائب۔ حنین تیش سے لال سرخ ہوتی جوتا لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ یہ موٹا آلو آج بچے گا نہیں۔ لگا ہو دل تو خیالات کب بدلتے ہیں، یہ انقلاب تو ایک بے دلی میں ملتے ہیں۔ شام ایک ٹھنڈی سی چھایا کے ساتھ قصرے کاردار پہ اتر رہی تھی۔ لاؤنج کی دیوار کی فرانسیسی کھڑکیوں سے باہر کا سبزہ زار جھلک رہا تھا۔ کونے میں 2 کرسیاں ساتھ ساتھ رکھی تھی، دونوں کے بازوؤں کے درمیان گلدستے والی چھوٹی میز تھی۔ ایک کرسی پہ جواہرات تھی، بال جوڑے میں کوہنی کرسی کے ہتھ پہ، اور چہرے پہ مسکراہٹ لیے وہ اپنی مہمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مہمانوں کو سامنے بٹھانے کی بجائے برابر کرسی پہ بٹھایا کرتی۔ اسے گردن بائیں طرف موڑ کر مہمان کو دیکھنا زیادہ پسند تھا۔ گئے برسوں میں اس کرسی پہ سعدی اکثر آ کر بیٹھتا تھا۔ اب کبھی کبھی ادھر زمر ہوتی، آج بھی وہی تھی۔ کپ کے منہ پہ انگلی پھیرتی وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سنجیدگی سے بیٹھی تھی، بنا مسکراہٹ کے بھوری آنکھیں اور کیچر میں ہاف بندے گنگریالے بال جو سمیٹ کر ایک طرف کر دیے تھے، دوپٹہ گردن میں لپیٹ کر دونوں پلو سامنے کر رکھے تھے۔ کیا تم پچھتا رہی ہو؟ جواہرات اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، بلکہ میں ذہنی طور پر تیار ہوں۔ یہ اذیت ناک ہوگا، جس سے نفرت کی جائے اس سے شادی۔ جواہرات نے جھرجھری لے کر انگلی سے گال تک آئے بال ہٹائے۔ زمر نے کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ میں بہت اذیت سے گزری ہوں، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بے اعتباری تھی۔ کپ نیچے کر کے وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ یہاں سبزہ زار دکھائی دیتا، انیکسی عقبی طرف تھی، ادھر سے دکھائی نہ دیتی۔ اس وقت کسی نے بھی میرا اعتبار نہیں کیا، مگر اب کریں گے۔ تم اپنے رشتہ داروں کے دباؤ کی وجہ سے اس کا کیس لینے سے انکار نہ کرتی
تو آج وہ جیل میں ہوتا۔ بات رشتے داروں کی نہیں ہے۔ میں ایک پبلک پروسیکیوشن میں ذاتی اونات کو نہیں لا سکتی تھی۔ یہ ذاتی جنگ نہیں تھی۔ وہ کھڑکی سے نظریں ہٹا کر جواہرات کو دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی، وہ ایک وائف کلر تھا، سیریل کلر۔ اس نے مجھے استعمال کیا۔ پہلی دفعہ تب جب مجھ پہ گولی چلائی، دوسری دفعہ 1.5 سال پہلے جب اس نے میرے کندھے پہ پیر رکھ کر رہائی حاصل کرنا چاہی۔ یہ قانونی جنگ تھی۔ صرف ایک تسلی تھی مجھے کہ فارس کا میں نے کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ میں بے گناہ تھی، مگر نہیں۔ آخری تلخ گھونٹ اندر اتار کر اس نے کپ برچ میں رکھا۔ وہ مجھ سے انتقام لے رہا تھا۔ یہ آغاز سے ہی ساتھی جنگ تھی۔ شروع اس نے کی، ختم میں کروں گی۔ اس نے آگے ہو کر پیالی واپس ٹرالی میں رکھ دی۔ مگر تم کرو گی کیا؟ شادی کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں مسز کاردار۔ زمر نے گہری سانس خارج کی اور نفی میں سر ہلایا۔ میں اور آپ محرم راز نہیں ہیں۔ میں نے مدد مانگی تھی، لائحہ عمل بتانے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ مدد کی حد تک جی ہے، مگر اپنے پلانز میں خود تک ہی محدود رکھتی ہوں۔ وہ سرد سا مسکرائی۔ جواہرات نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ تمہاری مرضی۔ بہرحال میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ تم نے اس سے شادی کرنی ہے، میں کروا دوں گی، اور کل میں تمہارے والد سے ملنے آؤں گی۔ شور۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ میں یہ کیسے کروں گی؟ نہیں۔ میں قدرتی طریقے سے حیران ہونا پسند کروں گی۔ وہ رکی۔ آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ کس سے؟ ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ میری مدد اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کبھی میرا ساتھ نہ دیتی۔ جواہرات ہلکا سا ہنستی۔ فارس کے قانونی شیئرز ہیں ہماری جائیداد میں۔ جب تک وہ دوسری چیزوں میں الجھا رہے میرا کاروبار محفوظ رہے گا۔ مگر تم یہ جانتی ہو کہ میں تمہیں استعمال کر رہی ہوں، تو میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ تاکہ آپ کو واپس استعمال کر سکوں۔ وہ مسکرا کر اٹھی، پرس کی سٹریپ کندھے پہ لٹکائی۔ آخری بات جو مجھے کہنی تھی۔ میں تیار ہوں۔ میں بھی۔ ایئر رنگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے جواہرات مسکرائی۔ اس کے جانے کے بعد اسی کرسی پہ بیٹھے جواہرات نے موبائل پہ نمبر ڈائل کیا۔ یوسف خان صاحب، السلام علیکم۔ وہ کافی دیر بعد فون اٹھا پائے۔ وعلیکم السلام یوسف صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، وہ چند رسمی فکروں کے بعد کہنے لگی۔ آپ نے 2-2.5 ماہ قبل مجھے کال کر کے کہا تھا کہ میں زمر کو سمجھاؤں تاکہ وہ شادی کر لے۔ جی، میں یہ ہر اس شخص سے کہتا ہوں جو زمر کے قریب ہو۔ وہ سنجیدہ اور قدرے خشک تھے۔ جواہرات کا ٹاپس کو مسلتا ہاتھ رکا۔ ذرا دیر کو اس نے سوچا۔ اگر آپ میرے گارڈ کی اس نیکلس کے لیے تلاشی والی بات پہ ہم سے خفا ہیں تو میں معذرت کرتی ہوں۔ وہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اوکے، تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کل رات فنکشن میں میری زمر سے بات ہوئی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے۔ امید ہے وہ جلد مان جائے گی۔ بڑے ابا چونکے۔ تو آپ نے بات کی تھی زمر سے؟ جی، میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا، بس موقع کل رات ملا۔ اچھا۔ ان کے لہجے کی سرد مہری زائل ہونے لگی۔ زمر نے مجھ سے صبح بات کی تھی، وہ شادی کے لیے رضامند ہے۔ گڈ، مگر مجھے حیرت نہیں ہے، میں ناکام نہیں ہوا کرتی۔ آپ کا شکریہ مسز کاردار۔ مائی پلیئر۔ مسکراتے ہوئے بادستور ایئر رنگ پہ انگلی پھیرتے وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ کوئی رشتہ ڈھونڈا آپ نے؟ نہیں، ابھی تو ندرت سے بات کی ہے، وہ شاید کوئی بتائے۔ اوکے، میں نے بھی چند ایک لوگوں سے کہہ رکھا تھا۔ 2 رشتے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں، آپ تفصیلات جاننا چاہیں گے؟ جی بتائیے۔ بڑے ابا مشکل اپنی آواز کی ضعیف خوشی چھپا رہے تھے۔ ایک سیشن کوچ کے جج صاحب کا رشتہ ہے، بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے اور تینوں بچے بورڈنگ میں پڑھتے ہیں۔ ذرا دیر کو وقفہ دیا۔ بڑے ابا کی لائن خاموش تھی۔ دوسرا رشتہ میری کمپنی کے ایک عہدیدار کا ہے۔ پہلی شادی کم عمری میں ہوئی تھی۔ وہ بیوی اور اس سے ہوئے دونوں بیٹے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ صاحب خود اسی شہر میں ہے
अकेला, अच्छा घर है, उम्र ज़रा ज़्यादा है 50 से ऊपर। आप सुन रहे हैं? जी हाँ। उनकी आवाज़ बदिक्कत निकली थी और इसमें भी तकलीफ थी। यूसुफ साहब, हकीकत पसंदी से काम लीजिए। आपकी बेटी 30-32 साल की है। उसके गुर्दे ज़ाया हो चुके हैं। बीमार है। ऐसे में किसी नौजवान खूबसूरत लड़के का रिश्ता मिलना तो मौजज़ा होगा और मौजज़े कम ही हुआ करते हैं। मैं जानता हूँ मगर वो खुद ही रुक गए। क्या कहें अब? हाँ, एक शख्स और भी है। हाशिम की उम्र का है, हैंडसम भी है, पहली बीवी मर चुकी है। मगर मगर क्या? बड़े अब्बा तेजी से बोले। उम्मीद की किरण चमकी थी। मगर आपकी क्या गारंटी? आप उससे शायद रिश्ता ना ही करें। उसने जरा सा वक्फा दिया। बड़े अब्बा बेचैनी से मुंतजिर थे। मैं फारिस की बात कर रही हूँ। और बड़े अब्बा को इतवार के इस गर्म दिन में लगने वाला ये दूसरा झटका था। फारिस। वो अटके। आंखें हैरत से फैल गई। नुसरत आजकल फारिस के लिए लड़की ढूंढ रही हैं, तो आप उससे जुमर की बात क्यों नहीं कर लेते? इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। मगर फारिस के लिए जुमर? क्या जुमर? उसे अदालत ने बरी किया है और अब जुमर उसको मोर्दे इल्जाम ठहराना छोड़ चुकी है। पुरानी बातों को भूल जाइए। उसने खफकी से टोका। मिसेस कारदार, आप समझ नहीं रही। फारिस का वो अभी अभी रिहा होकर आया है। वो खुद मसलों में घिरा है। ऐसे में आपने पहले भी उसके रिश्ते से इनकार कर दिया था। तब क्या वजह थी? वो चुप से हो गए। आप शायद उसको हमेशा से अपनी बेटी से कमतर समझते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मुझे वो बहुत पसंद है। मगर वो खुद नहीं मानेगा। जुमर भी नहीं मानेगी। आप मान जाएं तो वो भी मान जाएंगे। जुमर कभी भी नहीं मानेगी। वो तो उसका हमारे घर आना तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो शादी के लिए भी नहीं मानती थी। मैंने मना लिया ना। बहरहाल, मैं फारिस के साथ 2-4 रोज में आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगी। आप तीनों रिश्तों के बारे में सोच लें। 3 बच्चों का बाप जज, 55 साला कंपनी अहदेदार या फारस। और अगर तीनों नहीं कबूल तो इस दफा अपनी बेटी के मुजरम आप होंगे। टेक केयर। मुस्कुराते हुए फोन रख दिया और बहुत तमानियत से खिड़की के बाहर सब्जादार को देखने लगी, जहाँ फियोना अपनी निगरानी में मुलाजमों से गमले रखवा रही थी। जवाहरात को मौसम ज्यादा खुशगवार लगने लगा था। सब ठीक जा रहा था। खुदाया तेरे दम से अपना घर अब तक सलामत है, वगरना दोस्त और दुश्मन हमारे एक जैसे हैं। रात खाने के बाद वो छोटे बागीचे वाले घर से बाहर निकल आया। सड़क किनारे चलते कानों में सफेद हैंड फ्री लगाकर वो मोबाइल को हाथों में पकड़े नंबर मिला रहा था। सादी, तुम्हारी हाशिम से बात हुई? शरीन ने कॉल उठाते साथ पूछा। ईयरफोन्स में गूंजती उसकी आवाज में शदीद इस्तराब था। क्यों ना पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी हाशिम भाई से क्या बात हुई? वो सख्ती और दुरुस्ती से कहता कदम कदम चलता जा रहा था। मेरी बात? क्या मतलब? आपने उनको बता दिया कि मैंने उनसे वो चुराया है जो उन्होंने हमसे चुराया था। मैंने? ऐसे नहीं। वो अटकी। वो मुझ पे चिल्ला रहा था, मुझे धमकी दे रहा था। मुझे मालूम भी नहीं कि मैं क्या कहती गई, बल्कि मैंने तो ये कहा भी नहीं कि तुमने। मगर आपने मेरी बात तो दोहरा दी ना उनके सामने। तैश से उसकी आवाज बुलंद थी। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि मैंने पहली दफा आप पे एतबार करके गलती की, बल्कि नहीं, एतबार तो इस दफा भी नहीं किया था, बस काम कहकर गलती की। और इससे भी ये भी होता है कि शरीन बेगम, आज से आप अकेली हैं। मुझे रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है कि सोनिया आपके साथ जाए या नहीं, इसलिए आप अपनी तमाम जंगें अकेले लड़ेंगी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे इस काम में फंसाया और मैं आपके इससे बड़े काम कर चुका हूँ। और ये काम मैंने आपको इसलिए दिया कि आप भी हाशिम भाई से इंतकाम लेना चाहती थी। कम से कम कहती तो यही रही हैं आप। लेकिन आज से हम एक टीम नहीं हैं। अल्लाह हाफिज। जोर से सुरख बटन दबाकर कॉल काटी। आंखों में शदीद खफगी और गुस्सा लिए वो वापस घर की तरफ मुड़ गया। शरीन की 3-4 कॉल्स आई, उसने सब काट दी। फिर तंग आकर फोन साइलेंट पे लगा दिया। वापस अंदर आया तो अम्मी खामोश सी लाउंज में बैठी थी। टीवी चल रहा था।
हुनैन पाँव ऊपर करके बैठी हथेलियों पे चेहरा गिराए शौक से ड्रामा देख रही थी। अब वो सिर्फ वही ड्रामे देखती थी जो टीवी पे लग जाते। अम्मी अलबत्ता किसी गहरी सोच में थी। वो ईयरफोन्स उतारते हुए नुसरत के साथ धप से सोफे पे गिरा। वो फिर भी नहीं चौंकी। सादी ने पलके सुकेड़ कर गौर से उनको देखा। नुसरत बहन, परेशान लग रही हैं आप? मासूमियत से पूछा। उन्होंने खफगी से उसको देखा। कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताइए। मैं हल करता हूँ अभी आपका मसला। वो संजीदा होते हुए सीधा होकर बैठा। मैं सोच रही हूँ फारिस की शादी कर देनी चाहिए। हुनैन और सादी दोनों ने चौंक कर उनको देखा। वो सोच सोच कर बोल रही थी। हन्ना के माथे पे बल पड़े। मामू की शादी? मगर अम्मी, वो अभी तो बाहर आए हैं, उनको सांस तो लेने दें। हुनैन ठीक कह रही हैं अम्मी, वो पहले ही दूसरे चक्रों में है, उनको अभी तंग ना करें। चुप करो तुम दोनों, पता चलता नहीं है किसी बात का और माँ को मशवरे दे रहे हैं। वो खफगी से कहकर उठ गई और मेज पे रखे बर्तन उठाकर किचन में ले गई। जब वो वापिस आई तो वो दोनों भूल भाल कर टीवी देख रहे थे। बड़े अब्बा का फोन आया था। कह रहे थे जुमर शादी के लिए मान गई है। तो फंक्शन में जाने और रिश्तेदारों से मिलने का इस पे मस्बत असर हुआ है। वो कुशन ठीक करके रखती सरसरी अंदाज में बता रही थी। हुनैन और सादी ने एकदम एक दूसरे को देखा। अच्छी बात है ना? नुदरत ने फालतू कुशन कुशन उठाकर बेड की तरफ जाते पूछा। जी। हुनैन बेजारी से कहकर वापस टीवी देखने लगी। जी। सादी अलबत्ता धीमा सा बोला। चाहने के बावजूद वो खुश नहीं हो सका। कहीं कुछ गलत था। मैं दोस्तों के एक एक इम्तहान से गुजरा हूँ, बिखर गया हूँ, कई रास्ते बनाता हुआ। कसरे कारदार पे अगली सुबह पहले से भी गर्म तलू हुई थी। हाशिम बरामदे के स्टेप उतरता नीचे खड़ी कार की तरफ जा रहा था। शोफर के सलाम का स्पाट चेहरे और सर के खम से जवाब देता वो अंदर बैठा तो शोफर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जवाहरात ने सतून के साथ खड़े ये मंजर देखा, यहाँ तक कि इसकी कार रवश पे चलती गेट पार कर गई। मैम, कार तैयार है। फियोना ने सामने खड़ी कार के बारे में याद दहानी कराते हुए उसे पुकारा, जो गर्दन में मोतियों की लड़ी पे उंगली फेर रही थी। बाल जूड़े में बांधे और लंबी कमीज पे सफ़ेद फिटेड मिनी कोट पहने वो सोच में गुम खड़ी थी। फिर यकायक सीने उतरने लगी। फियोना पीछे आई तो जवाहरात रुकी, घूर कर उसे देखा। फियोना के कदम मुंजमद हो गए, फौरन सर झुकाकर पीछे हो गई। जवाहरात जीने से उतरी, सब्ज़ाज़ार अबूर किया, घूम कर घर के अकब में आई। सबस पहाड़ी यहाँ नशेब में ढल जाती है। वो कदम कदम उतरती नीचे अनेक्सी तक आई। दरवाज़ा खटखटाया। चंद ही लम्हों में वो खुला तो फारिस नजर आया। वो ट्राउज़र और पूरी आस्तीन की टी शर्ट में मलबूस था। काफ़ी पहले का उठा हुआ लगता था। उसे देखकर आंखें सुकेड़ी अचंभे से, फिर पीछे हुआ। आइए। सुबह बखैर। वो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हो गई। बारीक हील से चलती राहदारी अबूर करके लिविंग रूम में आ गई, जिसके साथ ओपन किचन था। घूमकर इतराफ का जायजा लिया। घर को काफी रेनोवेशन की जरूरत है और सफाई की भी। तुम इजाजत दो तो मैं फियोना को भेज दिया करूं। किचन काउंटर के साथ टेक लगाकर खड़े उसने फारिस को मुखातिब किया। जरूरत नहीं। वो आगे आया, चाय तले आंच बंद की और ऊपर कैबिनेट से शीशे का गिलास निकाला। जरताशा के जहेज के बर्तन, जिनमें से अक्सर डिब्बा पैक थे, गिलास नल से धोया और उल्टाकर स्टैंड पे रखा। फिर फरिश्ता तक आया। जवाहरात सीने पे बाजू लपेटे एक हाथ बदस्तूर गर्दन के मोतियों पे फेरती मुस्कुराकर उसे देखती रही। एक काम था तुमसे, दोपहर को मुझे जुमर के घर तक ले जाओगे? फ्रिज से जूस का डिब्बा निकालता फारिस लम्हे भर को रुका, फिर दरवाजा बंद करता काउंटर तक आया। चेहरा वैसे ही सपाट रहा। क्यों? ड्राइवर कहाँ गया है आपका? तुम्हें मेरा ड्राइवर बनने पे इतराज है क्या? नहीं, मुझे काम से जाना है दोपहर में। वो शीशे के गिलास में जूस का डिब्बा उंडेल रहा था। नारंगी रस से गिलास भरता गया। किधर जाना है? एक दोस्त से मिलने। ये तो और भी अच्छी बात है। जाते हुए मुझे ड्रॉप कर देना और वापसी पे पिक कर लेना। फारिस ने गिलास उसे पेश किया तो उसने पकड़ते हुए शाने उचकाकर गोया बात खत्म कर दी। बहुत अच्छा। वो मुड़कर चूल्हे तक आया और मग में अपनी चाय उंडेलने लगा। मैंने यूसुफ साहब को बताया था कि तुम मेरे साथ आओगे।
वो चाहते हैं तुम और मैं खाना उनके साथ खाएं। काफी खुश हुए तुम्हारा सुनकर। फारस ने चौंक कर उसे देखा और केतली वापस चूल्हे पे रखी। आप यूसुफ साहब से मिलने जा रही हैं? हूँ। जो उसका घूंट भरकर मुस्कुराई। जुमर के रिश्ते के लिए उन्होंने मुझे कह रखा था। 2 प्रपोजल हैं, वही बताने हैं उनको। वो मुकाबिल काउंटर से टेक लगा कर खड़ा था। नजरें चाय पे झुकाते एक घूंट भरा, बोला कुछ नहीं। अंदाज अलबत्ता सुस्त था। जवाहरात उसकी आंखों पे निगाहें जमाए हुए थी। एक जज का है, उम्र 50 साल से ऊपर। पहली बीवी को तलाक दे चुका है, 3 बच्चे भी हैं। दूसरा मेरी कंपनी में मुलाजिम है। उम्र उसकी भी इतनी ही है, मगर पहली बीवी और बच्चे गांव में रहते हैं। कहकर उसने अपने हलक में शीरी घूंट अंडेला और फारिस ने कड़वा घूंट। दोनों ने अपने अपने जाम नीचे किए तो अनेक्सी में खामोशी छा गई। तुम्हें तो मालूम है, जुमर के वालिद बीमार रहते हैं। अपनी बेटी की बहुत फिक्र है उनको। वो है भी गुर्दे की मरीज। जाने कब तक ये अतियाशुदा गुर्दा चल जाए। फारिस ने कुछ नहीं कहा। एक घूंट मजीद भरा। जवाहरात ने कदरे बेचैनी से उसकी आंखें देखी। तुम्हें शायद मेरी बात में दिलचस्पी नहीं। ओह, ये मत कहना कि तुम अभी तक जुमर से पुराना बुग़्ज़ पाले हुए हो। अब तो वो तुम्हारे खिलाफ बयान वापस ले चुकी है। अब तो भूल जाओ। फारिस ने चौंक कर उसे देखा। जवाहरात ने मसनूई हैरत खुद पे तारी की। ओह, तुम्हें नहीं मालूम था? जज ने तुम्हें बरी कर दिया तो उसने भी तुम्हारे बारे में कही हर बात वापस ले ली। उसके वालिद, नुदरत, सादी, सबके आगे कही उसने ये बात कि वो अब तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाएगी। इसीलिए उसने पिछले हफ्ते मुझे अपने घर से निकाला था। वो संजीदा तलखी से बोला तो जवाहरात लम्हे भर को चुप हो गई। फिर लापरवाही से शाने उचकाए। ये इंसानी फितरत है। यकीन के करीब तर होकर भी शक आखिरी झटका जरूर लगाता है, पूरी कुव्वत से। मगर इसके बाद अमन हो जाता है। वट एवर। चंद लम्हे मजीद खामोशी से गुजर गए, फिर वो जरा सा खंकारी। तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? नहीं, मैं ये घर नहीं छोड़ रहा। अगर आप ये पूछने आई हैं तो। कैसी बातें करते हो हनी? मैं तुम्हें यहाँ देखकर सबसे ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें यहीं रहना चाहिए। बल्कि जॉब स्टार्ट करो, कोई शादी करो, जिंदगी को सेटल करो। वो एक तूफान था, आया और गुजर गया। उस सब को भूल जाओ। मिसेस कारदार, तूफान के गुजर जाने से जड़ से उखड़े दरख्त वापस नहीं लग जाया करते। तो नए बीज बो, नए रिश्ते बनाओ, शादी कर लो फारिस, वरना कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। मेरे पास और बहुत काम है। वो तलखी से कहता आखिरी घूंट अंदर उंडेलता मुड़ गया। जवाहरात ने जरा जूस बचाकर गिलास काउंटर पर रखा। उसका शाना थपका और दोपहर को मिलते हैं कहकर आगे निकल गई। फारिस आंखों में नापसंदीदगी लिए उसे जाता देखता रहा। हर सिमत सपेरे हैं जमाए हुए डेरे। इस शहर में सांपों के खरीदार बहुत हैं। दोपहर तलू हुई तो इतनी सुनहरी कि हर चमकती शय सोना दिखने लगी। यूसुफ साहब का घर भी धूप में झुलस रहा था। जब जुमर फाइल्स और परस पकड़े अंदर दाखिल हुई, राहदारी से गुजरते हुए वो ड्राइंग रूम के जालीदार पर्दे के पास रुकी। जाली के पास सोफे पे टांग जमाए जवाहरात तमकनत से बैठी नजर आ रही थी। उंगली पे मुसलसल लोकच की चेन लपेटती वो मुस्कुराकर अब्बा को सुन रही थी, जो मुकाबिल व्हील चेयर पे बैठे मध्यम आवाज में कुछ कह रहे थे। जुमर ने सामने से आते सदाकत को चीजें थमाई और खंखारती हुई अंदर दाखिल हुई। जवाहरात ने मुस्कुराकर गर्दन उठाते हुए उसे देखा। वो संजीदगी से सलाम करके सिंगल सोफे पे टिक गई। उम्रों के फर्क के बावजूद दोनों औरतों में कुछ बहुत मुश्तरक सा था। शायद तनी हुई गर्दन, शायद गहरी आंखें। तुम्हारे वालिद ने मुझे अच्छी खबर सुनाई है। तुम शादी के लिए रजामंद हो। जुम्मन ने खामोश निगाह बड़े अब्बा पे डाली। वो मुत्तमिन और खुश नजर आ रहे थे। अगर कोई मुझसे शादी पे रजामंद हुआ तो श्योर। और तुम ये फैसला अपने वालिद पे छोड़ चुकी हो? बिल्कुल। उसने शाने उचकाए। वाकई सुमर? जवाहरात ने तीखी मुस्कुराती आंखों से उसे देखा। वो जिससे चाहे तुम्हारी शादी करवा दे। ये बात दिल से कही या ऊपर ऊपर से? जब कहती है तो पूरा करूंगी। वो बेतासुर थी। और अगर तुम्हारे वालिद फारिस को मुंतखब कर ले तुम्हारे लिए?
क्या कर लोगी उससे शादी? बड़े अब्बा ने एकदम परेशान होकर जवाहरात को देखा, गोया उसे रोकना चाहा, मगर वो लॉकेट की चेन उंगली पे लपेटती जुमर को मुस्कुराकर देखे जा रही थी। बड़े अब्बा ने मुजरमाना अंदाज में गर्दन मोड़ी। जुमर लाभ पीछे जवाहरात को देख रही थी। खिलाफ मामूल उसने इस बात पे खड़े खड़े जवाहरात को घर से नहीं निकाला था। तुम्हारी खामोशी से मैं क्या समझूं? यही कि तुमने रजामंदी का इजहार महज ऊपर से किया था। दर हकीकत तुम अपने वालिद को ये हक नहीं दे रही। क्या ये तुम्हारे वालिद के साथ धोखा नहीं है? ऐसा नहीं है, वो तेजी से बोली, फिर चुप हो गई। मेरा और तुम्हारे अब्बा का ख्याल है कि फारिस तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। प्लीज वो पुरानी बातें मत दोहराना। तुम खुद भी जानती हो कि वो सच नहीं था। अब बताओ, अपनी जुबान पे कायम हो। बड़े अब्बा बेचारगी से उसे तक रहे थे, मगर खिलाफ तवक्को जुमर सपाट नजरों से जवाहरात को देखती रही। कायम हूँ, जानती हूँ। अब्बा मेरे लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। जब्त से अल्फाज अदा किए। तुम सोच लो, ये तो बस हमारे यूं ही ख्याल में आया तो। वो शर्मिंदा से वजाहत कर रहे थे। सोच चुकी सब, जो मर्जी आए करें। और हाँ, फारिस अभी मुझे पिक करने आएगा। अगर तुम्हारा दोबारा इसको घर से निकालने का इरादा है तो अभी बता दो, ताकि मैं उसे मना कर दूं। सुमा ने बहुत जब्त से खुद को भड़कने से रोका और आहिस्ता से बोली, मैंने उस दिन गलत किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी अब्बा। वो एकदम उठी और बाहर निकल गई। राहदारी में आकर गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करना चाहा, मगर पुरानी बातें, यादें सब उबल उबल कर जैसे बाहर आ रहा था। वो दिल पे हाथ रखे आंखें बंद किए राहदारी की दीवार के साथ खड़ी हो गई। अंदर जवाहरात सहूलत से कह रही थी, इसे मनाना मुश्किल नहीं था। इसे मनाना नहीं कहते, एहतजाज कहते हैं। वो नफी में सर हिलाते अफसोस कर रहे थे। जवाहरात ने वह मुश्किल नागवारी चेहरे से छुपाई। जुमर को कोई मजबूर नहीं कर सकता। वो अपना अच्छा बुरा सोच कर ही जवाब दे रही थी। उसे फारिस से शादी पे कोई एतराज नहीं होगा। पिछले 1.5 घंटे से बोल बोल कर वो थक गई, मगर ये अभी वहीं अटके थे। तभी उसका मोबाइल बजा। जवाहरात ने नहीं उठाया, इसी तरह बैठी रही। फारिस बाहर लेने आया है मुझे। आप यूं क्यों नहीं करते कि बाहर दरवाजे तक चले जाएं और उसे अंदर ले आएं? मेरे कहने पे तो वो कभी नहीं आएगा। बड़े अब्बा ने इस बात में सर हिलाया और व्हील चेयर के पहिए चलाते मुड़ गए। साथ में सदाकत को आवाज भी दी। जब वो वापस आए तो फारिस उनके साथ था। जुमर इस दौरान अंदर जा चुकी थी। वो आरामदेह नहीं था, मगर मजबूर था। खामोशी से इस सिंगल सोफे पे बैठ गया जहां से अभी जुमर उठकर गई थी। तबीयत कैसी है आपकी? वो मध्यम आवाज में पूछ रहा था। दाएं टांग बाएं टांग पे, बाएं घुटने पे रखे, कोहनी सोफे के हाथ पे। बस जल्दी से वो यहाँ से निकल जाए। अच्छा हूँ। मुझे खुशी है कि तुम आए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया फारिस। वो दोनों चंद रस्मी कलमात का तबादला कर रहे थे। जवाहरात ने बोर सी होकर आंखें घुमाई। चंद सानिये मजीद सिरके। सदाकत चाय लाकर सर्व करके जा चुका था तो जवाहरात जरा सा खंकारी। दोनों ने उसे देखा। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा मौका है तुमसे बात करने का फारिस। बड़े अब्बा बुरी तरह चौंके। फारिस भी ध्यान से सुनने लगा। यूसुफ साहब का तुम कितना एहतराम करते हो। उनके तुम पे कितने एहसानात हैं। कितने बुरे वक्तों उन्होंने तुम्हारी मदद की। हम सब इससे वाकिफ हैं। जुमर फिर से राहदारी में आ खड़ी हुई। धड़कते दिल से वो दीवार से लगी सुन रही थी। जी। फारिस ने अचंभे से जवाहरात को देखे देखते सर हिलाया। ऐसे में यूसुफ साहब का हक है कि वो अपने बेटे की तरह समझकर तुमसे एक सवाल कर सकें। बड़े अब्बा ने बेचैनी से जवाहरात को आंख से इशारा किया। बाज रहने, खामोश रहने का इशारा। ये सब बहुत जल्दी हो रहा था, मगर वो इनको देखे बिना मुस्कुराते हुए फारिस से कहे जा रही थी, मैं सुन रहा हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो वो जल्दी से कोई बात बनाना चाहते थे, मगर वो चाहते हैं कि जुमर का जो रिश्ता तुमने चंद बरस कबल मांगा था उसका जवाब वो आज दे, क्योंकि उस वक़्त का जवाब उनसे पूछे बिना दिया गया था। अगर उनसे पूछा जाता तो उनका जवाब मुख्तलिफ होता।
जवाहरात को रोकते रोकते बड़े अब्बा खामोश हो गए। बाहर खड़ी जुमर के लब हैरत से खुल गए। ये सब यूं नहीं होना था। फारिस बिल्कुल रुककर उन्हें देखने लगा, जैसे समझ ना आ रहा हो। यूसुफ साहब ये चाहते हैं कि तुम्हारी और सुमर की शादी हो जाए। उसका सांस वाकईतन थम गया। बेइख्तियार अब्बा को देखा। उन्होंने बेचारगी से चेहरा झुका लिया। कोई जल्दी नहीं है, तुम सोच समझ कर जवाब देना। जवाहरात ने तेजी से कहा, मबादा वो इनकार ही ना कर दे। बड़े अब्बा ने सर उठाया। और कोई जबरदस्ती भी नहीं है बेटा, बस एक ख्याल था, कह दिया। तुम ना कह दो तो तब भी हमारे ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे। फारिस ने बामुश्किल सर इस बात में हिलाया। वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। यूसुफ साहब बहुत परेशान रहते हैं जुमर के लिए। उनको अपनी जिंदगी भी कोई भरोसा नहीं। वो अपने सामने अपनी बेटी को किसी ऐसे शख्स को सौंप कर जाना चाहते हैं जिस पे वो एतबार करते हों। और तुम वो वाहिद शख्स हो फारिस। जवाहरात नरमी से समझा रही थी। मैं मुझे कुछ वक्त दे। दिक्कत वो कह पाया। फिर एक सुलगती नजर जवाहरात पे डाली। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ आपका। और उठ खड़ा हुआ, जैसे मजीद वहां बैठना दोबर हो। बड़े अब्बा ने यासियत से उसे जाते देखा। वो उनसे निगाह मिलाए बगैर धीमा सा सलाम कहकर बाहर निकल आया। राहदारी में वो ठटका। सामने वाली दीवार के साथ जुमर खड़ी थी, साकत, जर्द सफेद चेहरा लिए जब्त की इंतहा पे। बस एक लम्हे को रुककर उसने जुमर को देखा, मगर वो चेहरा फेर गई। वो भी नहीं रुका। तेज तेज कदमों से चलता दहलीज पार कर गया। जवाहरात चंद सानिये मजीद अब्बा को तसल्ली देती रही, और जब निकली तो जुमर हनूज खड़ी थी। उसका सफेद चेहरा अब अहानत से गुलाबी पड़ता जा रहा था। ये क्या था? वो दबी दबी से गुर्राई थी। आवाज धीमी रखी। अब्बा नहीं सुन सकते थे। तुम्हारा 50% काम हो गया, मगर उसे मेरा रिश्ता लेकर आना चाहिए था, ना कि मेरा बाप उसकी मिन्नत करता। वो सब के मारे फट भी नहीं सकती थी। ये प्लान का हिस्सा नहीं था। तुमने प्लान सुना ही कब था? वो शाने उचकाकर मोबाइल पे बटन दबाने लगी। जुमर आंखों में तपश लिए उसे घूर रही थी। जवाहरात ने थकी हुई सांस अंदर खींची। तुम क्यों फिक्र करती हो? शादी करनी है ना, हो जाएगी, चाहे जैसे भी हो। देखो, मैं ज्यादा कुरान नहीं पढ़ती, मगर एक आयत में बहुत खुशी से हर जगह कोट करती हूँ। जरा सा मुस्कुराई। और वो ये कि औरतों की चालें बहुत अजीम होती हैं। इसके गाल को होले से छूकर वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। जुमर इन्हीं सुलगती नजरों से उसे जाते देखती रही। फ्रंट सीट पर बैठकर जैसे ही जवाहरात ने दरवाजा बंद किया, फारस ने तेजी से कार पीछे की, गेट से निकाली और सड़क पे डाल दी। उसका जबड़ा भींचा हुआ था। वक्फे वक्फे से एक कहरबार नजर जवाहरात पे डाल देता। ये सब क्या था मिसेस कारदार? एक मासूर और बेबस आदमी तुमसे दरखास्त कर रहा था अपनी बेटी के लिए। मैं बच्चा नहीं हूँ। आप उनके मुंह में अल्फाज डाल रही थी। उकताहट से उसने सर झटका। सुबह आप मेरे पास आईं और आपको मेरी शादी की फिक्र होने लगी, और इत्तेफाक से आज ही यूसुफ साहब ने ये बात कह दी। सामने की बात है, तुमसे बेहतर दामाद इनको नहीं मिलेगा। ये ख्याल भी आपने ही डाला होगा इनके जहन में। मैं तो जैसे आपको जानता ही नहीं हूँ। गुस्से से बोलता वो एक्सीलेटर पे दबाव बढ़ा रहा था। कार की रफ्तार तेज होती गई। मुझे तुम्हारी फिक्र है फारिस। पहले तो सारी जिंदगी आपको मेरी फिक्र नहीं हुई। यही तो पॉइंट है फारिस। मैंने या औरंगजेब ने सारी जिंदगी तुम्हारी फिक्र नहीं की, मगर जिस शख्स ने की, तुम पे इतने एहसान किए, जो तुम्हें अच्छी नौकरी दिलवाने में मदद ना करता, तो आज तुम सड़कों पे आवारा फिर रहे होते। अब वो शख्स माजूर है, उसकी बेटी बीमार है, और वो तुमसे सिर्फ एक चीज मांग रहा है कि उसकी बेटी से शादी कर लो। तो तुम उसे भी इनकार कर दोगे? क्या ये होता है एहसान का बदला? तलखी से उसे देखकर वो कह रही थी। फारिस इसी तरह तेज ड्राइव किए गया। अलबत्ता खामोशी का लंबा वक्फा दोनों के बीच हायल हो गया। उनकी बेटी कभी नहीं मानेगी। वो बहुत देर बाद बोला। मान जाएगी। कभी नहीं। वो मान चुकी है यार। जवाहरात ने बेजारी से सर झटका और कलाई पे बंधी घड़ी देखी। उसे देर हो रही थी, और फारिस गाजी ने एकदम चौंक कर उसे देखा, फिर सामने देखने लगा। उसके चेहरे का गुस्सा एक नई सोच में ढलता गया। लब काटते, आंखें सुकेड़े, वो चंद मिनट खामोशी से ड्राइव करता रहा।
آپ ان سے کہیے میں سوچ کر بتاؤں گا۔ اب کہ وہ بولا تو آواز مدھم تھی۔ جواہرات نے گہری مطمئن سی سانس خارج کی۔ کام تقریباً ہو گیا تھا۔ فارس نے اسے گھر اتارا اور خود کار سے نکل کر انیکسی کی طرف ہو لیا۔ قصر کی عقبی سمت میں فیونا ٹرے میں کچھ چیزیں لا دے ہاشم کی بالکونی کے زینے بیرونی زینے سے نیچے اتر رہی تھی۔ فارس کار سے اترا اور وہیں کھڑا۔ جب وہ قریب سے گزرنے لگی تو اسے روکا۔ اے، بات سنو۔ انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ مؤدب مگر پورے اعتماد سی چلتی قریب آئی۔ یس سر۔ تمہاری اتنی ہمت کب سے ہوئی کہ تم میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو؟ فیونا کا منہ مارے شوق کے کھل گیا۔ میں تو کبھی بھی نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا جب پروسیکیوٹر زمر آئی تھی تو تم اسے میرے گھر نہیں لائی تھی وہاں؟ ہاں؟ غسیلی آنکھوں سے وہ اسے گھور رہا تھا۔ کل شام؟ نہیں تو۔ پروسیکیوٹر تو آدھے گھنٹے کے لیے آئی تھی۔ سارا وقت وہ مسز کارتار کے پاس بیٹھی رہیں اور پھر واپس چلی گئیں۔ وہ تو اس طرف آئی بھی نہیں۔ وہ حیران پریشان سی صفائی دے رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ فیونا نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ مڑنے لگا پھر رکا۔ یہاں پہ میری این جی او ہوا کرتی تھی، کدھر گئی؟ وہ اس نے مسز کارتر کا نیکلس چرایا تھا سو اسے نکال دیا۔ اور تم نے اس کی جگہ لے لی؟ ہاں؟ جی، میں اب یہاں کی ہیڈ سٹاف ہوں۔ گردن ذرا اکڑا کر بولی۔ ٹھیک ہے، آئندہ میرے گھر کے قریب مت پھٹکنا۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا وہ آگے بڑھ گیا۔ چہرے کے تاثرات میں پھر سے غصہ چھلکنے لگا۔ جو اگلوانا تھا فیونا سے وہ اگلوا لیا تھا۔ تو میڈم پروسیکیوٹر ادھر آئی تھی اور سارا وقت جواہرات سے باتیں کرتی رہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ فارس اور زمر کی شادی کا خیال کس نے کس کے ذہن میں ڈالا؟ جواہرات نے یا زمر نے؟ یہ کھچڑی کس نے پکائی؟ اس نے سبزہ دار پہ چلتے ہوئے تنفر سے سر جھٹکا۔ کیا یہ دونوں عورتیں مجھے بیوقوف سمجھتی ہیں؟ اپنے دروازے پہ رک کر اس نے موبائل نکالا اور کال ملا کر کان سے لگایا۔ جی فرمائیے۔ سادی کی مصروف آواز گونجی۔ کدھر ہو تم؟ عموماً اس وقت شریف لوگ اپنے آفس میں ہوتے ہیں، مگر سوری، آپ کی چونکہ اپنی کوئی جاب نہیں ہے اور 4 سال سے آپ بیکار ہیں تو آپ کو کیا معلوم۔ بک بک مت کرو، فوراً اپنے دادا کے گھر جاؤ۔ جی بالکل، میں تو بیٹھا ہی فارغ ہوں، اور آفس بھی میرے مرحوم ابا جان کا ہے نا، جو میں جب چاہے منہ اٹھا کر نکل جاؤں۔ وہ جلا بھنا بیٹھا تھا۔ آگے پیچھے کاغذوں فائلوں کا ڈھیر، کمپیوٹر پہ کھلے ڈھیروں کام، اوپر سے تازہ تازہ پڑی بوس سے ڈانٹ۔ تم جا رہی ہو یا نہیں؟ 1.5 گھنٹے سے پہلے نکلا تو دوبارہ یہ لوگ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور جو میری بوس ہے نا، وہ پہلے ہی تمہارے دادا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری زمر پھپھو سے شادی کر لوں۔ کیوں ہوگی زبان بند؟ اب امی کو لے کر ان کی طرف جاؤ اور جو بھی مناسب لگے کرو۔ اور دوسری طرف سادی کی زبان واقعی بند ہو گئی تھی۔ فارس نے فون رکھا اور اندر چلا گیا۔ قدرے فاصلے پہ واقع کاردار قصر کے لاؤنج میں تھکی تھکی سی جواہرات اپنی محسوس اونچی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دوپہر میں آس پاس سناٹا تھا۔ ہاشم، نوشیروان، سونیا، کوئی بھی گھر پہ نہ تھا۔ وہ بہت عرصے بعد کسی ویک ڈے میں اس وقت گھر پہ تھے اور یہ سناٹا کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ بجائے آفس واپس جانے کے وہ ادھر ہی بیٹھی رہی۔ آج کی کارروائی نے اسے تھکا دیا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے میں اس نے بارہا ماضی کے کئی ادوار کو ذہن میں دہرایا تھا۔ 7 سال پہلے جب وہ سب پہلی دفعہ ملے تھے۔ 5 سال پہلے جب وہ خوشی سے ایک دوسرے پہ عنایات کیا کرتے تھے۔ 4 سال پہلے جب ان کے خاندانوں میں خونی لکیر آ کھچی تھی، مگر ماضی کے ابواب کا آخری حصہ ابھی رہتا تھا اور جواہرات کاردار کے لیے یہی سب سے تکلیف دہ تھا۔ 1.5 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ سادی اب ان کے گھر کیوں نہیں آتا تھا؟ اور وہ تمام مسئلے جو ہاشم نہیں سنبھال سکا تھا، وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی یاد کرنے لگی۔ اس کی نم آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھی اور اس کے شیشے پہ پرانی کہانیاں ابھر ابھر کر ڈوبنے لگی۔ کوئی ہے رنگ، کوئی روشنی، کوئی خوشبو، جدا جدا ہے تاثر ہر ایک لمحے کا۔ موجودہ دن سے 1.5 سال قبل قصر کاردار میں وہ شام بہت سے رنگوں، کہکہوں اور چہل پہل کے ساتھ اتر رہی تھی۔ میری این جی او ٹرے اٹھائے
मुस्कुराती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके अकब में नीचे काफी आवाजें आ रही थी, जैसे मेहमान आए हों। वो ऊपर आई और हाशिम के कमरे के सामने रुकी। दरवाजा अध खुला था। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े सादी और हाशिम की पुश्त झलक रही थी। सादी कुछ कह रहा था और हाशिम मुस्कुराकर सुनता कफ लिंक्स पहन रहा था। मैरी ने दरवाजा बजाया। वो दोनों मुड़े। उसने जरा सा सर अंदर किया। सर, आपको कारदार साहब नीचे बुला रहे हैं। मैं बस तैयार हूँ। उसने दूसरा कफ लिंक उठाकर पहनते हुए खुद को आईने में देखा। वो मुस्कुराकर सर हिलाती वापस मुड़ गई। सादी ने वापस उसे देखा। वो ऑफिस से अभी आया था और चूंकि सादी की पूरी फैमिली डिनर पे मौजूद थी, इसलिए वो आते साथ ही जल्दी जल्दी डिनर के लिए तैयार हो रहा था। नीचे सब खाना शुरू करने के लिए उसके मुंतजिर थे। सादी बुलाने आया और फिर वहीं खड़ा हो गया। यहाँ तक कि मैरी को भेजा गया। मुझे डिनर का पता होता तो मैं जल्दी आ जाता। शैरी बताना भूल गई थी। उसने परफ्यूम उठाकर कैप उतारते आईने में अपना अक्स देखते हुए कहा। सो तुम्हारी बहन ने बहुत टॉप किया है, हाँ? उसने डिनर की वजह फिर से पूछी। जी, मगर वो तो पुरानी बात हो गई। अब तो एंट्री टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया है, और जब अंकल को इसके इंजीनियरिंग में एडमिशन का इल्म हुआ तो उन्होंने हमें डिनर पे मदऊ किया। परफ्यूम का स्प्रे करते हाशिम ने मुस्कुराकर सादी को देखा। वो स्याह कोट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस था। बाल पहले से छोटे थे और चेहरे की मतानत और संजीदगी बढ़ चुकी थी। अंदाज अभी भी मासूम था। बोलते बोलते सादी रुका। सांस अंदर को खींचा, फिर सताइशी अंदाज में हाशिम को देखा। कितना अच्छा परफ्यूम है। सो तो है। हाशिम ने मुस्कुराकर आईने में खुद को देखते गर्दन पे एक और स्प्रे किया। फिर कैप उठाई, शीशी पे चढ़ाई, शीशी को डब्बी में डाला और सादी की तरफ बढ़ाया। अब ये तुम्हारा है। वो एकदम बिदक के पीछे हुआ। हाथ उठाकर जल्दी से नफी में सर हिलाने लगा। नहीं नहीं हाशिम भाई, मैं इसलिए तो नहीं कह रहा था। रख लो यार। नहीं प्लीज, मेरा ये मतलब नहीं था। वो इतना शर्मिंदा था कि हद नहीं। अगर आप इस तरह करेंगे तो मैं दोबारा कभी आपकी किसी चीज़ की तारीफ नहीं कर सकूंगा। हाशिम ने उसकी पूरी बात तसल्ली से सुनी, फिर सर हिलाया और परफ्यूम की डुबकी उसके कोट की जेब में डाल दी। मुझसे बहस में तुम कभी नहीं जीत सकते, सो कोशिश क्यों करते हो? चलो, नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे। उसका कंधा थपथपाकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बेहद हिफ्फत से खड़े सादी ने खुद को 10 दफा कोसा, मगर अब वो तोहफा वापस नहीं कर सकता था और फिर कमरे पे एक सरसरी नजर डालता वापस पलटा। इन चंद मिनटों में भी उसने महसूस कर लिया था कि वहां शरीन की कोई चीज नहीं रखी थी। वो गालिबन मुख्तलिफ कमरों में रह रहे थे। शरीन बताना नहीं भूली थी। वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे और ये सबको पता था। वो दोनों इकट्ठे सीढ़ियां उतर रहे थे जब हाशिम ने सरसरी सा सवाल किया। फारिस कैसा है? मुलाकात हुई? जी, बस एक दो बार ही मिलने जेल जा सका हूँ। आपको तो पता है, इंग्लैंड से वापस आने के बाद इन 3-4 माह में मैं जॉब वगैरह में बहुत मसरूफ था। उसका केस कैसा जा रहा है? वकील से मिला था। वो तो उम्मीद दिला रहा है कि चंद माह में इनको बरी करवा लेगा, है ना? कदरे उम्मीद से हाशिम को देखा। वो जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। बिल्कुल। और दोनों आगे बढ़ते आए। ड्राइंग रूम में रोशनियों की बरसात थी, गोया फानूस, मेज की मोमबत्तियां सब जल रहे थे। सरबराही कुर्सी पे औरंगजेब कारदार विराजमान थे। दाएं हाथ जवाहरात थी और बाएं हाथ की पहली कुर्सी खाली थी। हाशिम ने वही कुर्सी संभालते हुए औरंगजेब की सीध में दूसरी सरबराही कुर्सी पे बैठी हुनैन को देखा, जिसको वो जुमर के हादसे के बाद यानी 2.5 साल बाद अब देख रहा था। उसकी ऐनक माथे पे कटे और बाकी हेयर बैंड लगे खुले बाल वैसे ही थे, अलबत्ता कद काफी लंबा हो गया था और एतमाद पहले से बढ़ गया था। मुबारक हो हनैन, मुस्कुराकर कहते हुए वो फौरन नैपकिन फैलाने लगा। उसे मालूम था हुनैन कड़वे मुंह से थैंक्स कहकर रुख फेर लेगी, और ऐसा ही हुआ। वो अलीशा वाला बुग़्ज़ अभी तक दिल में रखे हुए थी। आप अपने छोटे बेटे को नहीं लाए? सादी भी बैठ गया तो जवाहरात गर्दन मोड़कर साथ बैठी नुसरत से पूछने लगी। उसके दोस्त की सालगिरह थी, उसको वहां ड्रॉप करके हम आए हैं। नुसरत फीका सा मुस्कुरा दी। उनके मुकाबिल बैठी शरीन सबसे बेनियाज मोबाइल पे बटन दबा रही थी। साथ मौजूद नौशेरवां बेजार लग रहा था, गोया जबरदस्ती बिछाया गया हो। तुम बाहर पढ़ने क्यों नहीं जाती? हाँ? औरंगजेब ने अपनी सीट में बैठी हुनैन को मुखातिब किया। मुलाजिम अब आखिरी लवाजमात मेज पे रख रहे थे। मास्टर्स के लिए बाहर जाऊंगी। वो इश्तहा अंगेज चीज़ों को ना देखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। ओके।
खाना शुरू करते हैं। हुनैन, तुम शुरू करो। औरंगज़ेब ने उसे इशारा किया। वो लम्हे भर को रुकी। अमरीकी ड्रामे याद करने की कोशिश की। ये गोरा टाइप लोग खाने के शुरू में क्या करते हैं? टोस्ट, ग्रेस। हुनैन को बहुत अच्छा कुरान आता है, तर्जमे के साथ। सादी ने खुंकार कर उसे देखा। वो चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। है ना, तुम थोड़ा सा कुरान सुना दो और फिर खाना शुरू करो। हुनैन ने पहले सादी को देखा, फिर औरंगज़ेब समेत मुंतज़िर नज़रों से उसे तकते लोगों को। अहम, ओके, एक आयत पढ़ देती हूँ। उसने दुपट्टा सर पे जमाया, एक खफा नजर भाई पे डाली और बज़ाहिर मुस्कुरा कर दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरतुल मुरसलत में, खाओ और पियो खूब मज़े से, बवजह इसके जो अमाल तुमने किए हैं। चेहरे पे दोनों हाथ फेरे। औरंगज़ेब को तर्जुमा मालूम ना था। बस फिर सर हिलाकर हूँ, गुड कहा और खाने का आगाज़ करने लगे। हुनैन ने मुस्कुराती आंखें घुमाकर भाई को देखा, जो ज़ब्त से उफ करके रह गया। आयात भी अपने मतलब की याद थी कट्टो बेगम को, मगर इसके उफ से बेनियाज वो डिशेस में से चुनकर चीज़ें अपनी प्लेट में भर रही थी। खाने के दरमियान में ही शेरू कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। औरंगज़ेब ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वो, मैं सैर हो चुका हूँ, कहकर लाउंज की तरफ चला गया। सादी ने रुक कर उसे देखा। उसने जाते जाते भी एक उकताई हुई नज़र सादी पे डाली थी। सादी की नज़रें झुकी। शेरू की प्लेट में ज़रा सा सलाद था, वो भी उसने आधा खाया था। इन दोनों की आखिरी दफ़ा बात कब हुई थी उसे याद भी ना था। और आजकल तुम क्या देख रही हो? औरंगज़ेब के सवाल पे सादी ने बेइख्तियार जेब में हाथ डाला। शायद रुई का कोई गोला मिल जाए जिसे वो कान में ठूंस सके, क्योंकि अभी कोरिया नामा शुरू होना था। हुनैन ने तसल्ली से मुंह में मौजूद निवाला ख़त्म किया और फिर वो शुरू हुई। मेरे नज़दीक दुनिया का बेहतरीन ड्रामा साउथ कोरिया में बनता है। कोरियन फिल्में भी ज़बरदस्त हैं, मगर कोरियन ड्रामे और उनकी अदाकार, उनकी कहानियाँ, क्या बात है। पिछले एक साल में मैंने 111 कोरियन ड्रामे और फिल्में देखी हैं। 50 फिल्में और 61 ड्रामे। ली मिन हो मेरा फेवरेट है, और इसका ड्रामा सिटी हंटर। मगर अब मेरी एनजीओ मेज के वस्त में कुरुकुमी बुंचू रख रही थी। गोल गोल वोल्स का मीनार। हन्ना का दिल चाहा जल्दी से चंद गेंदें तोड़ ले, मगर इखलाकियात, ओहो,